गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिकी और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत चल रहा था मेडावल इंडिया, और उसमें हम लोग देख रहे थे तुगलक वंश। तो आज तुगलक वंश को देखेंगे। तुगलक वंश का कुछ एक दो वीडियो बन चुका है, इसमें कुछ पॉइंट देख चुके थे। जो रेस्ट पॉइंट था उसको यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ पॉइंट है जो अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए, जो पॉइंट था उसके बाद हम तुगलक वंश का पहला पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट करते देखते हैं फिरोज शाह तुगलक से। फिरोज तुगलक है ना, फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। क्या कर रहा है फिरोज तुगलक ने एक नया कर, जिसका नाम क्या है, सिंचाई कर। एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुगलक काल में, है ना, फिरोज शाह तुगलक के काल में सिंचाई कर कितना था, तो उपज का 1/10 भाग था। अगर 101 कुंटल अनाज पैदा होता है तो उसमें जो है उसका 10वां हिस्सा अर्थात 10 किलो जो है आपको सिंचाई कर देना पड़ेगा। ये इरिगेशन टैक्स था या सिंचाई कर था। तो कुल उपज का 1/10वां हिस्सा था। अगर 10 केजी अनाज हुआ है तो 1 केजी आपको सिंचाई में देना पड़ेगा। तो ये हो गया तुगलक के समय सिंचाई कर। और इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि 24 कर था, जिसको हटा दिया सब कर को, और उसके बाद जो उन्होंने 4 कर को मुख्य रूप से रखा था, उसमें जजिया कर भी था। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। कितने नहरों का? 5 बड़ी नहरों का। ऐसा कहा जाता है कि सल्तनत काल में कोई शासक जो सबसे ज़्यादा नहर खुदवाया और नहरों का काम करवाया तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक ने जो है बहुत ही ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया और खुदवाया भी। आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। कितने? 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें कुछ नगर का नाम है हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। कह रहा है फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें से कुछ प्रमुख कौन कौन सा था? हिसार है, फिरोजाबाद है, फिर फतेहाबाद है, जौनपुर है, और फिरोजपुर है। ये इसमें प्रमुख है। आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। दिल्ली में जो अशोक स्तंभ है वह तुगलक के द्वारा ही मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को लाया गया है और दिल्ली में लाकर स्थापित किया गया है। तो दिल्ली में जो अशोक स्तंभ आप देखते हैं वह तुगलक के द्वारा ही लाया गया है। अशोक कहाँ से? मेरठ से, है ना। तो वही कह रहा है फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ से? एक तो खिजराबाद है और एक मेरठ है। खिजराबाद से और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, है ना। एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। क्या? सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। इसका नाम क्या है? दीवान-ए-खैरात। तो इसमें जो यह क्वेश्चन आएगा कि दीवान-ए-खैरात किससे संबंधित है, तो महिलाओं की, लड़कियों की, विधवाओं की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया गया तुगलक के द्वारा, जिसका नाम क्या था? दीवान-ए-खैरात था। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। सल्तनत कालीन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए उनमें से अगर सबसे अधिक दास किसी के पास था तो वो फिरोज तुगलक के पास था। वही कह रहा है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 थी, जो फिरोज तुगलक के समय में थी, जो बहुत ज़्यादा संख्या होती है। और ये सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा किसके पास थी? फिरोज तुगलक के पास थी। आगे देखते हैं। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। किसकी? दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। काफ़ी कंफ्यूजन करता है दीवान-ए-बंदगान और दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-बंदगान क्या है? तो दीवान-ए-बंदगान एक ऐसा विभाग है जो दासों की देखभाल, जो उसके दासों की देखभाल की रक्षा के लिए बनाया गया था। और दीवान-ए-खैरात क्या है? जो मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए बनाया गया था। तो ये दोनों विभाग को याद रखना है, दीवान-ए-खैरात को, दीवान-ए-बंदगान को। दीवान-ए-खैरात होगा तो महिलाओं की सुविधा के लिए, उसकी सहायता के लिए, और दीवान-ए-बंदगान होगा तो ये दासों की रक्षा के लिए या देखभाल के लिए। आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सल्तनत शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, तो फिरोज तुगलक ने, है ना। किस सल्तनत शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, तो ये किया है फिरोज तुगलक ने।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही, क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। तो कहेगा कि तुगलक की जो बायोग्राफी है, तुगलक की जो आत्मकथा, उसका नाम क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही। तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही। तो वही कहेगा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा, इसका नाम क्या था, फतुहात ए फिरोज शाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान किया मतलब इसको अपने अपने राज्य में रहने का स्थान दिया। फिरोज तुगलक ने किसको, जियाउद्दीन बर्नी को, एक इतिहासकार है, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियाउद्दीन बर्नी को भी और शम्स ए सिराज अफीफ को भी, है ना, फिरोज तुगलक ने अपना संरक्षण प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको क्या है, कह रहा है फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर था, उसके पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथ, है ना, तो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथों को लूटा गया था। उनमें से कुछ ग्रंथों को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन के द्वारा, उसको उस 1300 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों को फारसी में जो है विद्वान अपाउद्दीन द्वारा उसको फारसी में कन्वर्ट कर दिया, है ना, फारसी में दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। क्या नाम रखा उसका, दलायते फिरोज शाही। ये इंपॉर्टेंट है, दलायते फिरोज शाही। क्वेश्चन कहेगा कि ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से जुड़े गए 1300 ग्रंथों में फारसी विद्वानों अपाउद्दीन द्वारा जो उसको चेंज किया गया उन सारी पुस्तकों, और उसका नाम क्या रखा गया, दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं वीख कहा जाता है। क्या कहा जाता था, अद्धा एवं वीख कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से, कहेगा फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के, है ना, सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए। इसे क्या कहा जाता था, तो इसे अद्धा कहा जाता था और वीख कहा जाता था। अद्धा और वीख कहा जाता था। तो ये क्या था, चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हुए सिक्के को तुगलक काल में अद्धा एवं वीख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई, सितंबर 1388 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। अच्छा पॉइंट देखिए क्या है, फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी, फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, तो ये जो खान ए जहां, ये फिरोज काल में निर्मित था, खान ए जहां तेलंगानी मकबरा, और इसका तुलना किससे किया गया, जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। किस दुर्ग का नाम, इस दुर्ग का नाम क्या था, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण। कह रहा है सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा दुर्ग का भी निर्माण करवाया, और उस दिल्ली के दुर्ग का नाम क्या था, तो उसका नाम था कोटला फिरोज शाह। क्या था, कोटला फिरोज शाह, कोटला भी कहीं सुनेंगे, तो कोटला फिरोज शाह। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। बस दिल्ली से पालम तक ही इसका शासन रह गया था। और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये हो गया तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन कहाँ था, दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तो ठीक है गाइज, यहाँ तक हम लोग तुगलक वंश का पॉइंट देख लिए, और यहीं पर तुगलक वंश एंड नहीं करता है। इसके बाद एक वीडियो और भी आएगी तुगलक वंश पर, जिसमें कि सारा तुगलक वंश एंड कर जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।